भाइयों बहनों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। न्याय भारती यानी न्याय की आवाज, न्याय की ज्योति। भाइयों बहनों, हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य विधि के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जैसा कि विधि का उद्देश्य जो है वो व्यवस्था, अनुशासन, शांति स्थापित करना है। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि हम कुछ संविधान के ऐसे प्रावधान या किसी विधि के ऐसे प्रावधानों से आपको अवगत कराएं जो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में सहायक हो सकते हैं। तो आज की टिप्स जो है वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 51, ये मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें जो अनुच्छेद 51 है और वो हैगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से जो है हमारी पर्सनालिटी का निर्माण कैसे होगा। तो भाइयों बहनों, इसको समझना पड़ेगा कि इसमें 4 बातें दी है, 4 प्रिंसिपल लेट डाउन की है। कि पहला ये है प्रमोट, वो है पहला प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये बात आ रही है अंतर्राष्ट्रीय। तो हमें अपने जीवन में क्या शांति सुरक्षा नहीं चाहिए? हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमें अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम पीस सिक्योरिटी चाहते हैं। तो हम इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जो है हमें ये प्रयास करना है टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। तो अब यहाँ पे नेशंस को छोड़ दीजिए आप, यहाँ हमारा पड़ोसी है। तो हमारा ये प्रयास हो कि हम जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस जो है वो अपने पड़ोसी से रखें। और तीसरा प्रिंसिपल ये है, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड दे एंटिटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विथ वन अनादर। मतलब जो हमने जो भी, अब ये इंटरनेशनल मामले जहाँ पे हमारे ट्रीटीज होते हैं, जहाँ पे संधि समझौते होते हैं, तो उसका पालन करना, मतलब जो है वो इसमें जो बताया गया क्या है कि उनका पालन करना चाहिए, है ना। मतलब फोस्टर रिस्पेक्ट, मतलब उसके लिए इंटरनेशनल लॉ है ना। और जो भी ट्रीटी, तो यहाँ भी हम वी शुड फोस्टर एंड रिस्पेक्ट क्या, हमारा जो लॉ है, मतलब जो हमारे स्टेट्यूटरी लॉ है, जो हमारा संविधान है, इसके प्रति सम्मान होना चाहिए। और फोस्टर, इसको बढ़ा, उसको जो है उसको प्रैक्टिकली इट शुड बी ऑपरेटेड, है ना। तो ये सब हमारे व्यवहार में ये चीज़, अगर हम अपने पड़ोसी से कोई जो है कोई उससे प्रॉमिस करते हैं या कोई हमने उससे समझौता किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो या किसी और भी बात, तो हमें अपनी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो फैमिली लाइफ है, यहाँ भी ये सब चीज़ें जो है कि हम कानून का पालन करें, हमने कोई वचन दिया है उसका पालन करें, हमारी कोई ड्यूटी है हम उसका पालन करें। और ये एक और इसमें प्रिंसिपल दिया है बड़ा, कि एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे कि जो भी हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो, अब ये इंटरनेशनल मामले के अगर कोई उसको हम मध्यस्थता, समझौते के माध्यम से निपटाएंगे, तो यहाँ भी हमारा, क्योंकि जो एक समझौता होता है वो एक स्थायी समाधान प्रदान कर, कोर्ट के माध्यम से निर्णय होता है, न्याय भी कहेंगे होता है, लेकिन एक पक्ष उस निर्णय से, उस न्याय से असंतुष्ट होता है। लेकिन जहाँ पर हम मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करते हैं, यहाँ पे गिव एंड टेक की स्थिति होती है और यहाँ विवाद का एक अंतिम निराकरण होता है। तो इसलिए हम जो है इस सिद्धांत का अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पालन कर सकते हैं कि हम उसको प्रोत्साहित करके जहाँ भी हमारे कोई डिस्प्यूट्स हैं, है ना, व्यक्तिगत डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं,
तो उनको हम समझौते के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से उनका हल करें। तो ये देखिए आप, ये कानून है, इसके माध्यम से जो है हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जो है एक अच्छे जो है व्यवहार का, आचरण का निर्माण कर हम अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में शांति, सौहार्द और विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। ठीक है, तो अब हम अपने आते हैं आज के विषय पर। तो भाइयों बहनों, हम जो है वो आर्कियोलॉजिकल लॉस के ऊपर जो है जो है वो कुछ वीडियो हमने वो आर्कियोलॉजिकल लॉ से संबंधित जो भी इश्यूज जो हैं, जो भी लीगल इश्यूज हैं, जो प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, उसको लेकर हमारा प्रयास ये है कि इन चीज़ों पर हम सरल भाषा में और जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं उसको एड्रेस करें। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ यही एक लॉ है कि दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड डिमेंस एक्ट 1958, इसके अंतर्गत जो रूल्स बने हैं। हालांकि ऐसे ही एक्ट एमपी का भी है, लेकिन सेंट्रल एक्ट का आजकल ज़्यादा चर्चा होती है, यही वही प्रावधान इसमें है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ जो है इससे संबंधित कुछ 2-3 इशू पे चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला इशू तो ये है कि अभी देखिए ये जो है जो मंदिर मस्जिद के जो डिस्प्यूट्स जो हैं, और ख़ासकर जो हिस्टोरिकल मैटर्स जो हैं, और उनमें जो रिलीजियस प्लेस जो हैं जिनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया है, जो अंडर कंट्रोल जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट्स जो हैं हमारे हिस्ट्री के, मंदिर मस्जिद के, तो उसके निराकरण के लिए आपको पता है कि वो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 में पारित किया गया था। तो इस एक्ट में जो है ये था कि मतलब कि जो मामले जो भी रिलीजियस प्लेसेस उनकी जो भी स्थिति है 15 अगस्त 1947 की, वो एज इट इज़ रहेगी, उसको छड़ा नहीं जाएगा, और उसको लेकर जो भी मुकदमे हैं वो सब ऑटोमेटिकली अवेट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद के जो मामले हैं दे विल कंटिन्यू। तो इसमें जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के जो है अंतर्गत जो मामले हैं, वो उसको जो है वो जो है एग्जेम्प्ट किया गया है। ये जो दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन 1991 एक्ट का जो धारा 4 है, और वो 4 में जो नीचे जो है उसका तीन सब क्लास में जो है 1 और 2 इसके हैं, जिसमें कि एक में तो भाई 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति वो कंटिन्यू करेगी, और उसके बाद के जो है मामले कंटिन्यू। इन दोनों मामलों में जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस एक्ट के अंतर्गत वो मुक्त एग्जेम्प्ट किया गया। तो अब प्रश्न ये है कि भाई ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला, इसके द्वारा जो है जो भी रिलीजियस प्लेस है उसका जो कैरेक्टर जो है 15 अगस्त 1947 का, उसको एज इट इज़ रखा गया। इसको मतलब उसको इसके संबंध में कोई जो है वो कोई उसका एग्जामिनेशन और या जो भी उसको लेकर जो है कोई इंक्वायरी वगैरह कि वो क्या था 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वो इट विल कंटिन्यू एज इट इज़। तो अब वैसे भी जो है अब ये प्रश्न जो है अक्सर मतलब जो है उपस्थित होता है कि भाई इस एक्ट का ही उद्देश्य जो है वो रिलीजियस प्लेसेस जो है वो उनका जो कैरेक्टर है 15 अगस्त 1947 वाला, उसको बनाए रखना। तो फिर ये इसको मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इससे मुक्ति क्यों दी गई है, तो ये थोड़ा एक भ्रम पैदा जरूर करता है, लेकिन बहुत स्थिति स्पष्ट है। और इसमें समझ लेना चाहिए कि भाई देखिए जो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उद्देश्य तो जो है वो रिलीजियस प्लेस की जो स्थिति है उसको 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं हम। उन मामलों में जो है अब कुछ भी कोई उसमें कोई उसके रिलीजियस कैरेक्टर को लेके कोई भी जो मुकदमा जो है, जब मुकदमे नहीं चलेगा तो इंक्वायरी की बात ही नहीं उठती, प्रश्न नहीं उठता है। और जो मामले पेंडिंग है दे विल अबेट ऑटोमेटिकली। तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, तो क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको चेंज कर सकता है? तो वो भी नहीं कर सकता है।
भाई क्या है कि आर्कियोलॉजी एक्ट के अंतर्गत जो है उसका जो ड्यूटी जो है उसके उसके भी मतलब जो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है। मतलब जो चीज़ है जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स जो है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, रिमेन्स वो जो है या हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो उनको एज इट इज़ रखना है, प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ भी नहीं हो सकता कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मान लो कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, अगर कोई मस्जिद है तो उसको मंदिर में चेंज कर दे, या मंदिर है तो उसको मस्जिद में चेंज कर दे, या कोई अन्य जो भी है उसको इस तरह वो, ना तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस जो एक्ट हैगा द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है इसके अंतर्गत कोई अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अधिकार है, जो उसके कर्तव्य हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो उसमें जो है वो प्रोटेक्शन के हैं, वो उसके जो है कंजर्वेशन के साथ साथ और भी फिर उसके अलावा उसका जो मैनेजमेंट का मामला है तो मैनेजमेंट भी जो है प्रोटेक्शन से संबंधित होता है कि भाई आप उसमें जो विजिटर्स वगैरह आते हैं, है ना, और उसके अलावा भी उसको कोई कोई क्षति और कोई नुकसान इस तरह के ना हो, तो वो काम उस एक्ट के अंतर्गत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को प्रोटेक्टेड कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स जो है उसके कैरेक्टर को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, अब इसी में दूसरा प्रश्न उठता है, क्या कोई न्यायालय जो है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या किसी रिलीजियस जो प्लेस है उसके कैरेक्टर को बदलने का कोई ऑर्डर कर सकते हैं? तो अब प्रश्न इसमें ये उपस्थित होता है वही, अब जैसे कि भाई ये इस तरह का, जो पहली बात तो हम ये समझ लें कि अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स हैं तो इट इज़ डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी नेचर, मतलब इन दी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स जो होते हैं तो वो आर जो है वो उनका जो ट्रायल है या उनके लिए जो है जो प्रॉपर फोरम जो है वो सिविल कोर्ट्स होती है। मतलब ये जो मामले हैं जो है मंदिर मस्जिद वाले भी मामले, आप ये इट इज़ जैसे आपका ये देखिए जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला था वो भी ट्रायल कोर्ट से, सिविल कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो ये मामले जो प्योरली जो हैं आप सिविल नेचर रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एविडेंस कांट बी डिसाइडेड डायरेक्टली अनलेस द हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन। वो एक मैटर अलग हो गया, वहाँ पे जो है उनको हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन सुपर, ये इस तरह के मामले जो है आर्टिकल 226 में जो है वो, या आर्टिकल 32 का जो जुडिक्शन है उसमें ये मैटर्स जो हैं आप सिविल नेचर के वो डिसाइड नहीं होते हैं। ये तो प्योरली जो ऑर्डर्स जो हैं जहाँ कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो वहाँ पर ये इनका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो मतलब आर्टिकल 226 हो मतलब हाई कोर्ट के लिए, 32 हो सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जो है हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 किसी भी जो है, हम यहाँ पे बात सिर्फ जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर बदलने का ऑर्डर नहीं कर सकता है। इसमें इवन जो है कमीशन भी जारी नहीं हो सकता है। अगर कमीशन जारी होता है तो दैट्स द मिसयूज ऑफ पावर्स। तो ये एक कमीशन एक्चुअल में जो है मतलब जहाँ सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, हालांकि मान लो हाई कोर्ट लेवल पे उसका नेचर अलग होता है कि जहाँ पे आपको, क्योंकि कमीशंस कई पर्पज़ के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको कोई एविडेंस इकट्ठा करना है, और ख़ासकर जैसे सिविल डिस्प्यूट्स में होती है जो ऑर्डर 26 रूल 9 होता है जिसमें कोर्ट कमीशन जारी करती है, तो कोर्ट कांट इशू कमीशन फॉर कलेक्टिंग एविडेंस फॉर ए पार्टिकुलर पार्टी, नहीं होता है। तो कमीशन भी इसमें जो है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो उसकी इंक्वायरी पर ही को ही फ्रीज कर दिया है कि जो 15 अगस्त जो है 1947 के पूर्व की जो किसी रिलीजियस प्लेस की जो स्थिति है तो दैट विल नॉट बी चेंज। तो देयर द क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी और एनी डिटर्मिनेशन डजंट अराइज एट ऑल। तो कमीशन जारी करने का प्रश्न नहीं उपस्थित होता आएगा। तो जो है इस तरह के मामलों में जो है
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी कोई आदेश नहीं दे सकते। क्यों? कि अगर वो करते हैं तो ये आर्टिकल 226 का वायलेशन, उल्लंघन होगा। ऐसा कोई प्रावधान जो है वो इसमें भी नहीं कि साहब वो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कोई इस तरह की उसकी कोई ड्यूटी हो कि साहब वो रिलीजियस प्लेस है तो वो रिलीजियस फंक्शंस को मैनेज करे, या वो किसी को उसको उसके कैरेक्टर को चेंज कर दे। ये उसके क्षेत्राधिकार में भी नहीं है, तो किसी संस्था के क्षेत्राधिकार में उसकी ड्यूटी में जो है वो चीज़ नहीं है। तो हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायरेक्शन किसी संस्था को नहीं दे सकती कि साहब आप उसको जो है वो मंदिर है तो मस्जिद बना दो या मस्जिद है तो मंदिर बना दो। ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है। और अगर वो देती है तो इट इज़ जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इट इज़ आल्सो जो अगर आप और थोड़ा देखिए गहराई में जाए तो ये जो सेकुलरिज्म इट इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल हमारा 25 है वो भी इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि साहब, क्योंकि अगर दो वर्गों का मामला है तो आप जो है मतलब जो है आप मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट रिलीजन वाला एक का वायलेशन करो और दूसरे को आप प्रोटेक्ट करो, ऐसा भी नहीं होता है ना भाई। ये मामला जो है उसमें एक संतुलन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे मंदिर मस्जिद और जो ऐतिहासिक कारणों से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं हमारे यहाँ, और उसी को लेकर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना है उसके अगर उद्देश्य को ध्यान में रखें तो वो हमारे इसी रिलीजियस कैरेक्टर को बनाए, सॉरी सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए। और ये क्योंकि हम वर्तमान में जो है वो अतीत के मामलों का जो है उसके कारण वर्तमान की शांति भंग कर जो है हम जो है हमारे जो है वो उन्नयन और विकास की प्रक्रिया को जो है वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे एक लीगल जो बात कर रहे हैं कि ये जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अंडर आर्टिकल 226, 32 में कोई कोड जो है वो डायरेक्शन इस बात की नहीं दे सकती है कि साहब वो उसके किसी रिलीजियस प्लेस है, प्रोटेक्टेड रिलीजियस प्लेस है तो उसके कैरेक्टर को चेंज करे या उसके रिलीजियस फंक्शंस को मैनेज करे। इट इज़ नॉट द ड्यूटीज फंक्शंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर एज डे लाइट कि ये जो है इस तरह के जो है डायरेक्शन जो है वो अगर देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर इस तरह का आर्टिकल 226 का दुरुपयोग करते हुए अगर किसी रिलीजियस प्लेस को बदलने का ऑर्डर किया गया है या उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो है ये कहा जाए कि साहब आप उसके रिलीजियस फंक्शन को मैन करो, तो इट इज़ वेपनाइजेशन। आई से क्लियरली इट इज़ वेपनाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर्स either by the High Court or the Supreme Court, amounting to the decline of rule of law। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है अपने न्याय प्रशासन को जो है उसको उसकी निष्पक्षता को, उसकी स्वतंत्रता को, उसकी निर्भीकता को जो है खंडित, कलंकित नहीं कर सकते हैं। क्यों कि जो है जो न्यायपालिका ही जो है वो भाई जितनी भी और संवैधानिक संस्थाएं जो है उनकी मनमानी को न्यायपालिका ही रोकती है। और अगर न्यायपालिका ही नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगी या फिर जो जुडिशियल पावर्स जो है वो उसको वेपनाइज करेगी, तो फिर दूसरी जो संस्थाएं हैं उनको रोकना संभव नहीं हो सकता। और फिर ऐसी स्थिति में तो एक अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति होगी। मतलब हमारे यहाँ की जो एक विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जो है, जो एक विधि का शासन है, वो जो है चरमरा सकता है, वो क्लैप्स हो सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट जो थे ये इस जो एक्ट हैगा द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958, उसके संबंध में हमारा ये प्रयास था कि भाई क्या ये इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे भी गए थे। तो ये 2-3 जो प्रश्न अभी इसमें कि एक तो देखिए
ये एक 226 में इस तरह के मैटर्स डिसाइड नहीं हो सकते, ना इस तरह का जो है कमीशन इसमें जारी हो सकता, ना सर्वे के कोई ऑर्डर्स हो सकते हैं, और ना ही जो है हाई कोर्ट 226 में इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे सकती, क्योंकि उसकी ड्यूटी में ही नहीं आता भाई। उसकी ड्यूटी में तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करना है, उसका परिरक्षण करना है। ऐसा थोड़ी कि उसको उसका उसका जो है शक्ल सूरत बदल दें, है ना। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं कि क्लियर होगी। धन्यवाद, नमस्कार।